जब आप किसी आम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो ज़रूर ये इसको देखना चाहिए। ये एक खास समय के लिए खुलेगा, लोग पैसा लगाएंगे और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, आप लोगों को याद होगा धनक वैल्यू रिसर्च के एक वीडियो में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्लेलिस्ट की कैटेगरी में रीट्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में डिटेल में बताया था। चलिए, अगर दोबारा देखना और समझना चाहते हैं इसके बारे में तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इस एपिसोड में हम समझने जा रहे हैं कि सेबी ने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के 2014 में बनाए गए रेगुलेशन को लेके क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या है वो बदलाव, और रीट्स के इन नए प्रोविजन से क्या कुछ बदलने जा रहा है। तो रीट्स से जुड़ी सारी बातें आज हम समझते हैं धीरेन्द्र सर से, तभी इससे होने वाले फायदों को हम आसानी से समझ पाएंगे। Fractional ownership of real estate and fractional ownership of infrastructure is where the strength of the country will lie. The second thing that we have done is to bring down the minimum investment size, because naturally these products which were considered sort of high risk and therefore the minimum entry price was kept high, we have steadily brought it down, and the intention, the commitment to the industry is down the line, we will bring it down even further. पर आज सबसे पहले हम लोग आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो सेबी चीफ कह रही हैं कि रीट्स में इन्वेस्टर्स की फ्रैक्शनल ओनरशिप, ये फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होता है सर? रीट्स यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि कमर्शियल रियल स्टेट ओन करता है। जब आप किसी आम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बिल्डिंग खरीदता है, और ख़ासकर कमर्शियल बिल्डिंग जो कि किराए पे दे करके उसको किराया मिलता है। और कमर्शियल रियल स्टेट का कैरेक्टर ये है कि इससे उम्मीद की जाती है कि जो इसके किराएदार होते हैं, कंपनियां होती हैं, कारोबार होता है, तो वो सालाना आपके किराए को बढ़ा पाएंगे। मतलब इन्फ्लेशन के साथ ये एडजस्ट हो पाता है, इनका दाम बढ़ पाता है। और चूँकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे इसको देखने के लिए एक इकॉनमीज ऑफ स्केल मिल पाता है। एक सर्टेन स्केल होने की वजह से इसके जो मैनेजमेंट का खर्चा होता है, इसको संभालना होता है, इसका अपकीप होता है, और इसमें ढेर सारे किराएदार होते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट अभी तक संभव था। अब सेबी का प्रावधान आया है कि कम से कम 50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इसमें होने चाहिए, और अधिकतम इसमें 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 500 करोड़ रुपए तक का ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा इसमें कंप्लीटेड, जिससे कि किराया रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टी आ सकते हैं, और इसमें रेजिडेंशियल एसेट्स भी आ सकते हैं, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी आ सकता है। और यहाँ ये लिवरेज भी कर सकता है। अगर एक कोई 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो ये ट्रस्ट 49% बोरो कर सकता है, 51% अपना लगा सकता है। और तो छोटे प्रोजेक्ट्स में और ख़ासकर रेजिडेंशियल में, जो कि लोगों को की बड़ी उम्मीद होती है, लोगों को समझ में आता है, और ये अब संभव हो पाएगा लोगों के लिए लगाने के लिए। अच्छा सर, ये स्मॉल और मीडियम रीट्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं? इसका फ़ायदा तो ये है कि आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, रियल स्टेट के अलग अलग प्रोजेक्ट में डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। जो रियल स्टेट का झंझट है उससे आप बच पाएंगे, क्योंकि जब हम सीधे तौर पर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सोच करके कि किराएदार कभी चला जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, फिर हर बार जब किराएदार खाली करेगा तो आपको रंगाई पुताई कराना होगा। और जब आप नया खरीदते हैं तो आप बिल्डर के साथ रिस्क भी ले रहे हैं कि वो समय पे देगा कि नहीं देगा। तो इन झंझटों से आप दूर रहेंगे। और तो एक तरह से रियल स्टेट का ओनरशिप बिना झंझट के। नुकसान क्या है? वही नुकसान है जो रियल स्टेट का होता है कि बाज़ार का रिस्क। कोई रियल स्टेट कभी इन फेवर होता है, कभी वक्त कहीं पे डिमांड ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। उसके अलावा रियल स्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कभी आपका मकान किराए पे नहीं होगा, कभी यील्ड कम हो जाएगा, कभी कोई दूसरे डेवलपमेंट होने की वजह से रेंटल यील्ड कम हो जाए डिमांड सप्लाई के मिसमैच से। और दूसरा कि रेगुलेटरी बर्डन, आपको इसको सुरक्षित बनाने के लिए जो रेगुलेशंस है उससे कंप्लाई करने के लिए, इसको सुरक्षित बनाने के लिए जो बनाया गया है उसका खर्चा है, तो ये आपको खर्चा लगेगा। अच्छा सर, ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का अगर हम लोग विचार कर रहे हैं तो बेहतर क्या रहेगा? क्या एक नया घर खरीद के उसकी ईएमआई पे करते रहें, या
रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करें। रियल स्टेट के बारे में बहुत सालों से मेरी सोच यही है कि अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं जो कि जिसमें आप रहेंगे, जिसके वजह से आपको जिससे आपका किराया भी बचेगा, तो ज़रूर खरीदना चाहिए। निवेश के तौर पे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एक तो अगर आप बनता हुआ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप बिल्डर पे रिस्क ले रहे हैं, फिर आप भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं, और रेंटल यील्ड्स इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे काफ़ी कम होता है, और ख़ासकर नए डेवलपमेंट में, क्योंकि वो आमतौर पे शहर से बाहर होता है, उसका डिमांड नहीं होता है। तो ये रिस्क और ये दूरी मिला करके ये डिसएडवांटेजेस है। अगर आप रहने वाले हैं तो आप इस झंझट को झेल लेते हैं, क्योंकि आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं और उसका आप लाभ उठाना शुरू करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो ज़रूर इसको देखना चाहिए, बड़ी उम्मीद के साथ देखना चाहिए कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अट्रैक्टिव साबित होंगे। अच्छा सर, अब सबसे आखिर में ये बता दीजिए हम लोगों को कि रीट्स का ये जो प्रेजेंट फॉर्म है अमेंडमेंट के बाद वाला, क्या निवेशकों को ये एक रेगुलर इनकम दे पाएगा? यानी क्या इन्वेस्टर्स को रीट्स में निवेश करने पर विचार करना चाहिए? रेगुलर इनकम मिल पाएगा। रेगुलर इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, क्योंकि किराया महंगाई के साथ एडजस्ट बढ़ता रहता है। लेकिन अभी इसकी शुरुआत होगी, अभी देखना होगा कि ये क्या रूप लेता है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कंप्लाई करने के बाद कहीं कोई कैच तो नहीं है, कहीं कोई ख़ास तरीके का, और ये बड़े छोटे स्केल के होंगे, तो निर्भर करता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आएंगे, उनका स्केल क्या होगा और ये क्लोज्ड एंड नेचर के होंगे, क्योंकि ये एक खास समय के लिए खुलेगा, लोग पैसा लगाएंगे और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसे ही फंड किया जा सकता है। तो देखिए इसका क्या स्वरूप होता है, इसको उम्मीद के साथ मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो रीट्स को लेकर हुए अमेंडमेंट्स को अच्छे से जानने के लिए अगर ये जान लेंगे कि रीट्स है क्या, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने निवेश से जुड़ा या अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।